So we are discussing about the supply chain concepts, that is objectives and stages of supply chain management. That is the first part of unit 1 of supply chain and logistics management, that is KMB OM01. Okay, so we have discussed about this definition part, and after that we have discussed about the objectives in supply chain management. Now we are going to discuss about the stages of supply chain management. So, come to the stages. The literature on SCM is relatively huge, as some of the references are here. I have quoted some of the references like Rama et al. 2009, and other references are also there. So, several attempts have been made to model the supply chain using conventional approaches. ओके बहुत सारे कोशिश की गई है सप्लाई चेन को मॉडल करने की, मैनेज करने की, लेकिन आप देखें तो कई सारे मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, कई सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट कह सकते हैं मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब में आप देखिए तो अगर स्टेजेस को समझना है तो सबसे अच्छा मॉडल जो मुझे लगता है, ठीक है, दैट इज स्कोर मॉडल, सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस मॉडल। तो वन ऑफ द कॉमन एंड वेरी इफेक्टिव मॉडल इज सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस। वैसे तो एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड भी है और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, गुना सेकरन मैट्रिक्स भी हैं, और भी मतलब बहुत सारे रिसर्चर ने काफी अच्छा काम किया है इसमें सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के फील्ड में, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्टेजेस की बात करें कि स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, तो सबसे अच्छा जिसमें समझाया गया है स्टेजेस को, तो वो सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस मॉडल मुझे लगता है, डेवलप्ड बाय सप्लाई चेन काउंसिल टू इनेबल द मैनेजर्स टू एड्रेस, improve and communicate supply chain management practices effectively. So basically ये सप्लाई चेन काउंसिल द्वारा डेवलप किया हुआ मॉडल है। The score model runs through 5 supply chain stages: plan, source, make, deliver and return। तो अब इसमें जो एक्टिविटीज हैं, तो इनको 5 एक्टिविटीज में 5 मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की गई हैं सप्लाई चेन की, या 5 मेजर स्टेजेस बताई गई हैं सप्लाई चेन की। वो कौन कौन सी हैं? प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। means you need to focus on these 5 activities, okay, and these 5 stages, and you will manage your supply chain। ओके तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि आप सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को कैसे मैप करें। तो सबसे पहले आप प्लान करें एक्टिविटीज को कि कौन कौन सी जो आप सप्लाई चेन की एक्टिविटी है जो आप मैनेज करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव बनाएं, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करें, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। फिर सोर्स है, सोर्स क्या होता है? प्रोक्योर करना, परचेज करना, ठीक है। रॉ मटेरियल किस तरीके से परचेज किया जाए, ठीक है, किस तरीके से सप्लायर आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से सप्लायर की रेटिंग की जाए, कैसे नेगोशिएट किया जाए। फिर है मेक। मेक क्या है कि अब बनाइए प्रोडक्ट को, जब आपने परचेज कर लिया तो आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे, ठीक है। तो मेक मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, ओके। एंड आफ्टर दैट डिलीवर, डिलीवर टू द एंड कस्टमर, एंड लास्ट इज द रिटर्न। व्हाट इज रिटर्न? कि इन केस अगर प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो आप उसको क्या करेंगे? वापस मंगाएंगे, उसको रिपेयर करेंगे, फिर कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे। या जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि जैसे आपके यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट इश्यू हुआ है किसी भी कस्टमर को, तो वहां पर जनरली यूआईडी बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है हर एक पर्सन का, तो उसके बेसिस पर उसे ट्रैक किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस समय पर कहाँ है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको डायरेक्टली मतलब कंपनी का पर्सन, आपको कंपनी कांटेक्ट करेगी और आपसे वो प्रोडक्ट वापस लेकर के सेफ तरीके से उसे डिस्पोज करेगी। तो दैट इज द रिटर्न पॉलिसी ऑफ कंपनी। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So we will discuss it one by one. So first is the stage 1, that is plan। तो प्लानिंग इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। देखिए कभी कभी होता है ना कि आप प्लानिंग बहुत ज्यादा डिटेल में कर लेते हैं, लेकिन आगे के जो पार्ट्स हैं वो आपके नहीं हो पाते हैं। तो सप्लाई चेन के साथ भी यही है कि प्लानिंग आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। कंपनीज मस्ट फर्स्ट डिसाइड ऑन देयर ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। कंपनी को सबसे पहले अपनी ऑपरेशन से स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी चाहिए, उसके बारे में डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। वेदर टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और या कंपोनेंट को या कहीं और से बाई करके हम उसको असेंबल करेंगे। तो ये सारी चीजें मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट प्लांट लोकेशन क्या होगी, उसमें कौन कौन सी मशीनरी, आप कितनी कैपेसिटी डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्लान करने की जरूरत है। कंपनीज मस्ट वेट द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस
प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल सप्लाई चेन। ठीक है, तो जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उन सभी को आपको वेट करना होगा, है ना। वेटेज होता है ना, वेटेज में क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर क्या है। ठीक है, जैसे किसी के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब मार्केट में जाता है तो क्या देखता है, सबसे सस्ता आइटम कौन सा है, तो उसके लिए क्या है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा पर्सन है वो देखता है मेरे पास टाइम नहीं है, जो सबसे अच्छा मटेरियल आपके पास वो दे दीजिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या आप क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे अच्छा मीन्स क्वालिटी, ओके, टाइम क्विक, तुरंत दीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज दैट मीन्स टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज मस्ट वेट एंड द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल सप्लाई चेन। तो अब ऑप्शंस क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए जब आप प्लान करेंगे। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट कंपोनेंट डोमेस्टिकली। ठीक है, जो प्रोडक्ट या कंपोनेंट मैं बना रहा हूँ वो मैं डोमेस्टिकली बना रहा हूँ। ठीक है, आगे भी बताएंगे, या फॉरेन सप्लायर से किसी और से परचेज कर रहा हूं, तो मेक और बाय डिसीजन है ना, कि हम प्रोडक्ट को खुद बनाएंगे। होता है ना कि आपने सारे रॉ मटेरियल भी पहले खुद बनाए और उसके बाद इंग्रेडिएंट मतलब कह सकते हैं, और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी खुद बनाए। ठीक है, आप घर में बर्गर वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए पाव बाहर से लेकर के आते हैं ना, कभी कभी तो टिक्की भी बाहर से लेकर के आते हैं और उसको मिला करके आप बर्गर बनाते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। तो दैट इज व्हाट बाई, है ना। एंड मेक क्या होता है, बेसिकली मेक मीन्स आपने बन भी खुद बनाया, टिक्की भी खुद बनाई, आलू को मैश करके, है ना, उसको पका करके। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मेक। तो मेक और बाई, इसका जो है सही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना आजकल कंपनीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा मेक पर जाते हैं तो आप अपनी कोर कंपिटेंसी लूज कर जाएंगे। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि पूरे सप्लाई का मतलब कह सकते हैं कि सारे रॉ मटेरियल खुद बना के फिर फिनिश प्रोडक्ट बना करके बेचे। ठीक है, तो ऐसी कंपनी रेयर हैं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स या जो पार्ट्स होते हैं वो किसी और सप्लायर डेवलप करते हैं। ठीक है, कि लेट अदर्स मेक इट, है ना, दूसरों से बनवा करके और उसको आप असेंबल करके और उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाए, है ना, टाइम जो है आपको लग रहा है, जो ज्यादा टाइम लगता है वो ना लगे, है ना, जल्दी से जल्दी आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। तो इसके लिए आप टीम वर्क पर फोकस करते हैं, है ना। होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि मैं सिंगल अप अकेले ही काम करूंगा, तो अकेले काम करूंगा मतलब ये है कि आप सारा काम खुद ही करोगे। ठीक है, और दूसरा होता है टीम में काम करना। तो आजकल क्या होता है, आजकल प्रोजेक्ट का टाइम है ना, कि जल्दी से जल्दी आपको जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, तो इसलिए बोला जाता है ना कि टीम में करिए। तो टीम में क्या होता है, आपने कुछ काम किया, दूसरे ने कुछ काम किया, और वो पैरेलली मतलब एक टाइम को कई लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको बाद में वर्क को असेंबल कर दिया और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो दैट इज द कह सकते हैं कि बाय डिसीजन। और मेक में क्या होता है कि सारा काम आपको खुद करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑप्शंस क्या इंक्लूड हो सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट कंपोनेंट डोमेस्टिकली, कि मैं क्या सारे कंपोनेंट खुद बनाऊंगा। ठीक है, इन हाउस मैन्युफैक्चर करूंगा, या मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट इन फॉरेन मार्केट बाय सेटिंग अप इंटरनेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटी। है ना, अब आजकल क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव दो टाइप की कंट्रीज हैं वर्ल्ड में। है ना, कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन, और पूंजी अवेलेबल है लेकिन लोग नहीं अवेलेबल है। तो वहां पर क्या है कि रोबोटिक आर्म और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही सारी चीजें हो रही हैं। जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप देखिए तो ड्रोन्स और रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, न्यूजीलैंड वगैरह में आप देखिए तो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड इज अवेलेबल। ठीक है, अब उसको जो है वहां पर खेती करनी है तो हेलीकॉप्टर से आप जो है सीड वगैरह जो है वहां पर डालते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या है, जो वहां की टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। अब इंडिया में जो खेती होती है वहां पर क्या है कि जो आप देखिए तो जो कह सकते हैं सीमांत किसान जिसे बोलते हैं ना, तो वो ज्यादा हैं जिनके पास मतलब बहुत ही छोटा पीस ऑफ लैंड है ना, कुछ हेक्टेयर होगी या कुछ एकड़ होगी या कुछ बीघा होगी जमीन, है ना। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों का जो खुद खेती करने का तरीका है लेबर इंटेंसिव कंट्री में, और जो कैपिटल इंटेंसिव में है वो क्या है, इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो आप किसी कंपोनेंट को फॉरेन मार्केट में बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ठीक है, या बाइंग अ कंपोनेंट फ्रॉम फॉरेन सप्लायर, किसी फॉरेन सप्लायर से आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करके और फिर सेल करना चाहते हैं, जैसे बोइंग। तो बोइंग क्या करता है, जेट प्लेन, फाइटर प्लेन बनाता है। ठीक है, अब फाइटर प्लेन में क्या होता है कि अलग अलग कंट्री से उसने जो पार्ट्स हैं वो बनवा लिए,
और बनवाने के बाद उसे असेंबल करके और कंट्रीज को सेल करता है। तो बाइंग अ कंपोनेंट फ्रॉम फॉरेन सप्लायर, बाइंग अ कंपोनेंट फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लायर, तो दीज मस्ट बी द ऑप्शंस। ओके, कि मेक और बाई में भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप खुद बनाएंगे, किसी और से आप जो है परचेज करेंगे, कुछ कंपोनेंट पार्ट में करेंगे या पूरा ही आप खुद डिवाइस करेंगे, है ना, या कुछ पार्ट में किसी और से बनवाएंगे। ठीक है, तो इफ द कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दे मस्ट डिसाइड हाउ दे विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो ये आपको प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब गुड्स कैन बी, जो आप बनाते हैं प्रोडक्ट, वो किस तरीके के हो सकते हैं, तो देखिए इसमें भी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज मेक टू स्टॉक, व्हाट इज दैट, प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड एंड अवेटिंग कस्टमर्स ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे दिवाली है, दिवाली में सबको पता है कि पटाखे फोड़ने हैं। ठीक है, तो अब अगर जस्ट इन टाइम वहां पर हम अप्लाई करें या पुल सिस्टम अप्लाई करें और बोलें कि नहीं नहीं, जब दिवाली में डिमांड आएगी, कस्टमर बोलेगा तो हम उसे बिल्कुल ताजा ताजा जो है पटाखा प्रोवाइड करेंगे कि ये लीजिए, अब आप जो है इसको इसका यूज करिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर क्या है, उस पर्टिकुलर डे के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा पिछले साल कितनी डिमांड आई थी, मैं कितना प्लस बना लूं, कितना माइनस बनाऊं, है ना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मीन्स मेक टू स्टॉक। ठीक है, बनाया और बना करके स्टॉक करके रख लिया, प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर, बनाया और स्टोर करके रख लिया, वेटिंग द कस्टमर ऑर्डर, और आप कस्टमर के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, रक्षाबंधन में ही राखी बांधी जाती है। ठीक है, राखी एक पर्टिकुलर डे पर होती है, लेकिन अगर उसी दिन पर राखी बनाने बैठे तो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे ना, तो पहले से ही बना के रखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, पुश टाइप ऑफ डिमांड है ना, पुश सप्लाई चेन बोलते हैं इसको। पुश में क्या है कि आप क्या करते हैं, पहले ही बना करके रख लेते हैं और फिर ऑर्डर का वेट करते हैं, और जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है आप तुरंत डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो मेक टू स्टॉक ये भी हो सकता है। दूसरा है मेक टू ऑर्डर। ठीक है, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक नहीं बनाऊंगा। जैसे ट्रांसफार्मर मैंने अभी बताया, 300 केवीए 400 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है, जो एक कमरे या दो कमरे से बड़े साइज का, है ना, इतने बड़े साइज का, बल्कि साइज का ट्रांसफार्मर होता है। अब मान लीजिए यूपीपीसीएल को जरूरत है 375 केवीए का ट्रांसफार्मर, है ना, और आप 300 केवीए का ट्रांसफार्मर या 350 350 केवीए का ट्रांसफार्मर बना करके अगर आप प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या आप प्रोवाइड करा पाएंगे? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें 375 केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो अब इस तरीके के प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, मेक टू ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं रॉ मटेरियल भी नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, कस्टमाइज अगर आप कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं, है ना, अपनी ड्रेस डिजाइन करवाते हैं, तो क्या करते हैं, आप जाते हैं किसी मतलब कपड़े की शॉप पे और वहां पर जाकर के क्या बोलते हैं कि भाई मुझे इस तरीके का या कुछ आप लेआउट या एक तरीके से कह सकते हैं कोई फोटो वगैरह या कोई मॉडल वॉडल होगा जो जिसकी आपको ड्रेस अच्छी लगी, तो आप क्या करते हैं, आप दुकानदार के पास गए और वहां पर जाकर के बोला कि मुझे इस तरीके का ड्रेस प्रिपेयर करके चाहिए। तो वो क्या कहेगा, आप कपड़ा सेलेक्ट कर लो, कटवा करके छोड़ दो और अपना साइज जो है वो टेलर को दे दो। ठीक है, हमारा खुद का टेलर है और वो बना करके आपको 2 दिन में दे देगा। तो वो क्या है, मेक टू ऑर्डर, है ना। तो तब तक जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं बनाना नहीं शुरू करूंगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके रिस्पॉन्स में मैंने अपनी फैसिलिटी तैयार कर रखी है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर आया, कस्टमर जैसे ही उसने बोला कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत अपने टेलर को बुलाऊंगा, भाई इनका नाप लो। ठीक है, फटाफट वो जो है जो भी कपड़ा पसंद करेगा वो निकलवाऊंगा, उसका बिल बनाऊंगा, उनको दूंगा और उनको बोलूंगा भाई इस दिन पर आना और अपनी ड्रेस लेकर के जाना। तो दैट इज व्हाट मेक टू ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर। व्हाट इज दैट कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर? Partially manufactured the product and completed it after a firm customer order is received। ठीक है, पार्शियली आप बना करके रखेंगे और उसके बाद जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके के प्रोडक्ट कौन से होते हैं? रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ग्रेवी, ग्रेवी जनरली वो बना करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर, है ना, ग्रेवी सेम रहेगी, प्रोडक्ट आप वेरी करा सकते हैं ना। कढ़ाई पनीर चाहिए और मलाई चाप या जो भी चाप है उसकी आपकी आप देखिए तो ग्रेवी वो कॉमन रखते हैं। ठीक है, जो भी आपको मटेरियल चाहिए ग्रेवी वही पड़ेगी और वो आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। चना मसाला लें या जो भी लें आपको ग्रेवी वही मिलेगी, है ना। तो दैट इज व्हाट कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर मींस पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड। आपने पार्शियली मैन्युफैक्चर करके रख लिया है प्रोडक्ट को और उसके बाद आप जो है जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ आपने उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा दिया। इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एशियन पेंट का। एशियन पेंट या जो पेंट कंपनीज हैं आजकल क्या करती हैं, रॉ पेंट जो है वो रिटेल आउटलेट में रखती हैं
और वहाँ पर एक मिक्सर भी देती हैं, ठीक है? तो मिक्सर में क्या है, जैसे ही कस्टमर ने कोई शेड पसंद किया, तुरंत उन्होंने उस शेड का कोड डाला और उसके बाद वहाँ पर रॉ पेंट डाल करके और उसको रन कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपको उस कलर का पेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना? कलर मिक्स करके। तो ये क्या है, ये एक तरीके का है कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर की मीन्स पार्शियली मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। पार्शियली क्या है, वो रॉ पेंट आपको जो है वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आपने गए कोई कलर सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपको उस कलर का पेंट आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द प्लान है ना, कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर। नेक्स्ट इज इंजीनियर टू ऑर्डर मीन्स मैन्युफैक्चर्ड अ प्रोडक्ट टू यूनिक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय अ कस्टमर। आजकल आप देखिए तो कार में आप बहुत सारे चेंजेस कराते हैं, है ना? अंदर का पूरा लेआउट चेंज करा दिया। डीसी मोटर का आप लोगों ने नाम सुना होगा दिल्ली में, है ना? वो क्या करता है आपके लिए, अंदर का पूरा लेआउट, है ना? आप कोई भी पुरानी कार आप ले जाइए, उसके पास जनरली पुरानी कार ही ले जाते हैं, नई कार में बहुत ज़्यादा आप अल्टरेशन नहीं कराते हैं। ठीक है, कुछ साल तक आपने यूज़ किया, उसके बाद आप उससे बोर हो गए, तो आपने कहा कि मैं कुछ नई-सी फीलिंग चाहता हूँ, है ना? और ज़्यादा कंफर्टेबल से इसमें जो है मैं एम्बियंस चाहता हूँ अपनी कार में, तो आप क्या करेंगे? जाएँगे डीसी मोटर के पास और उसको बताएँगे कि मुझे जो है इस तरीके की सीट चाहिए, इस तरीके की लाइटिंग चाहिए अंदर जो है अपने केबिन में, इस तरीके का स्पेस चाहिए, इसको यहाँ से पार्टीशन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो वो आपने बताया। तो व्हाट इज़ दैट इंजीनियर टू ऑर्डर। तो मैन्युफैक्चर्ड अ प्रोडक्ट टू यूनिक स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, है ना? आपको बिल्कुल यूनिक सा प्रोडक्ट चाहिए और आपकी कस्टमाइज़ेशन आपके हिसाब से वो कस्टमाइज़ेशन करके देंगे। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट द इंजीनियर टू ऑर्डर। तो दीज़ आर द प्लान स्टेजेस, ओके? तो स्टेज 1 इज़ द प्लान स्टेज कि प्लान करें कि किस तरीके का आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है? वो सब आप प्लान कर लें। सेकंड स्टेज इज़ सोर्स। सोर्स इज़ व्हाट मीन्स रॉ मटेरियल परचेज़ करना। So this aspect of supply chain management involves organizing the procurement of raw material and components. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना है, कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करना है, जिससे कि आप कस्टमर को फिनिश्ड प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएं। मैंने आपको बताया था कि जितना अच्छा आपका इनपुट रहेगा उतना ही बेहतरीन आउटपुट रहेगा अगर प्रोसेस भी अच्छी हो जाए तो। जैसे एक 5 स्टार होटल का कुक है, उसको उसके हिसाब से बेहतरीन आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दीजिए, उसके बाद आप देखिए वो क्या सिग्नेचर डिश आपको बना करके देता है। ठीक है, तो दिस एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, ओके? अब आगे देखें, अगला पॉइंट है प्रोक्योरमेंट इज द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है, तो बेसिकली है क्या प्रोक्योरमेंट कि कम से कम या बेस्ट पॉसिबल जो प्राइस है उसमें आप क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करते हैं इन राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम। होता है ना, आप किस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और परचेजिंग इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट को सोर्सिंग भी बोलते हैं। सोर्सिंग बेसिकली होता क्या है, परचेजिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। बोले तो स्ट्रैटेजिक परचेजिंग है ना। तो स्ट्रैटेजिक परचेजिंग में क्या होता है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लायर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें से मेरी स्पेसिफिकेशन को कौन कौन से सप्लायर हैं जो मीट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, उनको रेटिंग दूंगा, है ना? उनको उनसे अपनी जो स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, वो डिस्कस करूंगा। फिर उनसे नेगोशिएट करूंगा, उनके कोटेशन लूंगा और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट करके फाइनल करूंगा कि मुझे इस सप्लायर से 1 साल तक मटेरियल लेना है, 6 महीने तक लेना है, 5 साल तक लेना है, 2 साल तक लेना है। ठीक है, तो राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, है ना? और एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस यू विल डिसाइड अपॉन योर प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी। Next is when sources have been selected and vetted, companies must negotiate contracts and schedule the deliveries. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सप्लायर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी रेटिंग करेंगे। रेटिंग करने के बाद रेटिंग किस बेसिस पर हो सकती है, मार्केट में अवेलेबल। अब आजकल क्या होता है, रिव्यू देखते हैं आप लोग, तो रिव्यू में क्या देखते हैं, जैसे स्विगी और जोमेटो है, आपको कोई फूड ऑर्डर करना है और रेस्टोरेंट में आप कभी गए ही नहीं है पहले, तो क्या देखते हैं, रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फूड आइटम की रेटिंग देखते हैं। अच्छा, इस फूड आइटम की सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा फूड आइटम है, मतलब वो उसकी सिग्नेचर डिश होगी। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको उस क्वांटिटी में ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि आप उस रेटिंग पर रिलाई करते हैं बेसिकली, और आप ये चाहते हैं कि मुझे जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसमें मुझे अच्छी से अच्छी चीज मिलनी चाहिए, है ना? तो आप क्या करते हैं, इसी तरह से सप्लायर के केस में होता है कि सप्लायर्स आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी रेटिंग की, सप्लायर्स रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग, है ना? तो वो बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड या बेस्ड ऑन रिव्यू, बहुत सारी चीजें हैं, उनके बेसिस पर आप उनको
रेट कर सकते हैं, अपने पैरामीटर के बेसिस पर रेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप उनसे नेगोशिएट करते हैं कि भाई मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए इस टाइम पर, आप मुझे प्रोवाइड करा पाएंगे? अगर वो हाँ करता है तो फिर इसके बाद आप उसकी प्राइस की कोटेशन ले लेते हैं और उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डिलीवरी को शेड्यूल कर देते हैं। ओके, तो supplier performance must be assessed and payments to the suppliers made when the appropriate। ओके, तो सप्लायर की परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हैं और पेमेंट्स टू द सप्लायर्स मेड व्हेन द अप्रोप्रिएट, और पेमेंट भी आप करेंगे, है ना, टाइमली आपको पेमेंट करना होगा। जनरली होता क्या है ना कि आप सप्लायर की पेमेंट को डिले कर देते हैं, कहते हैं जब कस्टमर से ऑर्डर आपको पैसा मिलेगा तभी आप देंगे, ठीक है। और जो कंपनी इस टाइम पर पेमेंट करती हैं वो सप्लायर फिर उनके साथ जुड़ना, लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना पसंद करते हैं। आजकल बोला जाता है ना कि जितना अच्छा आप सप्लायर पकड़ करके रखेंगे मार्केट में, उतना ही आप जो है अपनी सप्लाई चेन एक्सेलेंस को अटेन कर पाएंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इन सम केसेस कंपनीज विल बी वर्किंग विद अ नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। तो कुछ केसेस हैं जिसमें कि कंपनीज अपने सप्लायर के नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, जैसे मारुति है, टोयोटा है, ठीक है। तो इनके अपने सप्लायर्स नेटवर्क हैं और इनके साथ इनका स्ट्रॉन्ग टाई अप है। ये इनके अलावा और किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, सिर्फ इन्हीं कंपनीज को सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सारी कॉम्पिटेंसी इसी में ही चली जाती है ना। पूरा टाइम आप देखिए तो वो 30,000 कंपोनेंट है ना प्रोवाइड कराना टाइमली, और जहां पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये इनके डेडिकेटेड सप्लायर हैं और इन्होंने काफी टाइम लेकर के इस तरीके के सप्लायर डेवलप किए हैं। So this will involve working with this network and managing inventory and company's asset and ensuring that the export and import requirement are met ना। अब जैसे आपने सप्लायर आइडेंटिफाई किया, ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री में, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। कंपनीज के एसेट, है ना, एसेट क्या है? अब जैसे आप आउटपुट बना रहे हैं, है ना, तो आउटपुट में जैसे अब जनरली होता क्या है ना, आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आपने एक सेम प्रोडक्ट जो आपने 90s के टाइम में दिया था वही आप जो है आज के टाइम में 21st सेंचुरी में भी दें, ठीक है। इवन आप जो रूह अफ़ज़ा बोला जाता है ना कि रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर पिछले 80 सालों से एक ही है ना, 80 सालों से 100 सालों से एक ही है, ठीक है। लेकिन उसने भी अभी आप देखिए तो काफी सारे मतलब टेस्ट फ्लेवर अभी लॉन्च किए हैं रिसेंटली, है ना। तो ये क्या है कि आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट नहीं रख सकते हैं, अब उसको आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके की सप्लायर्स आपके साथ हो, है ना, वो सप्लायर्स हों जो कि रॉ मटेरियल में भी चेंज करते रहें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल में आपने चेंज नहीं किया और आप चाहें कि आउटपुट चेंज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग जो सप्लायर नेटवर्क है उसकी जरूरत है। तो मैनेजिंग इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री वो मैनेज करें, नेटवर्क को, है ना। तो मैंने बताया था कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि इन्वेंट्री मेरी कौन मैनेज करेगा? जो मेरा सप्लायर है वो मैनेज करेगा, ठीक है। कंपनीज के एसेट का ध्यान कौन रखेगा? कहीं कहीं पर जगह पर तो आप देखिए तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सप्लायर है कौन मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ही काम करते हैं, जैसे नाइकी, एडिडास जो शूज बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये एथलीट्स के बॉडी शेप, साइज, डायमेंशन के हिसाब से उसको एसेस करके उनके लिए कस्टमाइज स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं। तो वो जो डेडिकेटेड सप्लायर होते हैं वो उन्हीं के नाइकी, एडिडास के प्लांट में रह करके ही काम करते हैं, ठीक है। जब जरूरत होगी तो उस टाइप का उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। या कुछ एम्प्लॉइज को वहां पर रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, जिससे कि जब भी जरूरत हो, कुछ स्पेसिफिकेशन में चेंज की जरूरत हो, तो वो स्पेसिफिकेशन में चेंज करके इन्वेंट्री प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द सोर्सिंग पार्ट, ओके। Another important aspect. Third is the make. What is make? Make means manufacture. Okay. तो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, आप लोगों ने अभी मैंने पहले भी बताया था। तो दिस स्टेज इज कंसर्न्ड विद द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सो जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उनको शेड्यूल करिए। शेड्यूल क्यों करिए? जिससे कि आप टाइमली मटेरियल को कस्टमर को पहुंचा दें, प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अगर पुश है तो भी आपको जल्दी से जल्दी बनाना है, और पुल है तो आपको और बेहतर मतलब कह सकते हैं कस्टमाइजेशन भी आपको उसी में पॉसिबल करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप देखिए अमेजन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ये सब भी पहले आप देखिए तो स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुए तब इनका डिलीवरी टाइम काफी ज्यादा हुआ करता। धीरे धीरे इन्होंने इसको भी ऑप्टिमाइज करना शुरू किया, अच्छे नेटवर्क लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को, सर्विस प्रोवाइडर को उन्होंने ऐड करना शुरू किया, ठीक है। तो व्हाट इज दैट मींस शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज हैं आप उनको प्रॉपर शेड्यूलिंग करिए, है ना, स्टिक टू योर शेड्यूल, फाइनाइट शेड्यूलिंग, ठीक है। इन सबको इनकॉर्पोरेट करिए। टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को टेस्ट करिए। क्यों करिए टेस्ट प्रोडक्ट को?
कि जो आपका प्रोडक्ट है वो फूल प्रूफ होना चाहिए, है ना, परफेक्ट होना चाहिए, एक ही बार में परफेक्ट प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को देना है, जिससे कस्टमर को बार बार शिकायत ना हो, बार बार उसे सर्विस सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े। तो इसलिए आप क्या करें, प्रोडक्ट को टेस्ट करें। ठीक है, पैकिंग एंड रिलीज, ठीक है, पैक करना, प्रॉपर पैकेजिंग करना। जैसे आप आजकल है ना, तो मिल्क की टेट्रा पैकिंग आती है, यूएचटी मिल्क जिसे कहते हैं ना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। तो यूएचटी मिल्क क्या होता है कि आप जब पैकेट खोलेंगे तो उसके बाद 2 दिन तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, और पैकेट नहीं खोलते हैं तो आप उसे 6-6 महीने तक रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं मूव करना है, बाहर जाना है, तो आपने क्या किया, स्टोर किया पैकेट्स को और चल दिए। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी मिल्क के लिए, मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ आपको मिल्क इजीली नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी आपको मिल्क इजीली मिल जाएगा, है ना, उसको आप 6 मंथ तक कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट पैकेजिंग, है ना, बेस्ट पैकेजिंग मेथड मेथड है, उसको कह सकते हैं 6 लेयर पैकेजिंग मेथड है, जो कि यूज किया जाता है जब आप यूएचटी मिल्क को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ठीक है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द पैकेजिंग एक्सीलेंस, एक तरीके से कह सकते हैं। तो पैकेजिंग किस तरीके से की जाए प्रोडक्ट की, आज के टाइम में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए पैकर्स एंड मूवर्स हो गए हैं, तो जैसे आपको ट्रांसफर हो गया है और आपको मान लीजिए कि सामान है वो अपने घर से और दूसरी जगह पर, मान लीजिए नागपुर से आपको दिल्ली शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई पैकर एंड मूवर हायर किया, वो क्या करते हैं, आप प्रॉपरली आकर के जिस टाइप का मटेरियल उस तरीके से उसको पैक करेंगे और उसके बाद उसको आपकी जगह पर पहुंचाएंगे और दूसरी जगह पर अनलोड करेंगे और इवन पैकेज अनपैकेज भी करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, दिस इज द, एक तरीके से कह सकते हैं पैकेजिंग। ओके, एंड रिलीज, रिलीज क्या होता है, जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया है तो उसको अपने यहाँ से डिस्पैच करें। ठीक है, कहाँ डिस्पैच करेंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे या रिटेलर को देंगे या डायरेक्टली कस्टमर के पास शिप कर देंगे बाय यूजिंग दिस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। ओके, so companies must also manage rules for the performance data that must be stored and facilities and regulatory compliance। ठीक है, तो अब कंपनीज को और किस पर फोकस करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए, डेटा पर। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के टाइम पर लोग बिग डेटा की बात करते हैं। बिग डेटा क्यों है, क्योंकि लॉट मेनी डेटा इज अवेलेबल। अब किस डेटा को फिल्टर करके आपको क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये आपको देखना है। ठीक है, किस तरीके के एनालिटिकल टूल्स अप्लाई करने हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो दैट मस्ट बी स्टोर्ड। ठीक है, डेटा को भी आपको स्टोर करके रखना है, डेटा में से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, परफॉर्मेंस अपनी टाइम टू टाइम मेजर करनी है, फैसिलिटीज एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना, जैसे अभी मैंने बताया सर, रेगुलेटरी कंप्लायंस में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे सेफ्टी का स्टैंडर्ड क्या है, आईएसआई, है ना। तो जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें आईएसआई मार्का है या नहीं है। अगर है, इसका मतलब है कि हाँ, वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है यूज करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज द मेक डिसीजन। तो बेसिकली मेक स्टेज, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Next is fourth stage, that is deliver. So the deliver is what, the delivery stage encompasses all the steps from processing customers inquiries to selecting the distribution strategies and transportation option। अब डिलीवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को आपको इस डिलीवरी एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग कस्टमर्स इंक्वायरीज एंड सेलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। तो कस्टमर की इंक्वायरी को वहां से लेकर के और सप्लायर तक पहुंचाना, और या मैन्युफैक्चरर और सप्लायर तक पहुंचाना। ठीक है, और जो गुड्स है उसको लेकर के प्रोसेस करके और अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचाना। तो उसके बीच में ये सारा डिलीवरी स्टेज आपको जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मैनेज करना और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, एंड कस्टमर। ठीक है, तो सप्लाई चेन में 5 एलिमेंट होते हैं, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर। तो अगर आप देखें कि जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है उसका स्कोप कहाँ से कहाँ को है, फ्रॉम प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चर। ओके, तो ये किसका काम है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का क्या काम है, टू डिलीवर द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर वाया डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। ओके, तो दिस इज द सेलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस डिवाइस करने हैं। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हल्दीराम बीकानेर वाला। ठीक है, छोटे छोटे किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पर आप देखेंगे, वहां पर आपको जो है हल्दीराम के प्रोडक्ट मिल जाएंगे।
तो ये क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो सेलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन आजकल क्या क्या अवेलेबल है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, जैसे ओम लॉजिस्टिक्स और भी बहुत सारी कंपनीज है लॉजिस्टिक्स की। तो ये कंपनीज क्या है, आपको अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक्स का काम कौन देखेगा, ये कंपनीज देखेंगे, ठीक है। कंपनीज मस्ट ऑल्सो मैनेज द वेयर हाउसिंग, है ना, तो अपने वेयर हाउस आपको मैनेज करने हैं, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, और पे फॉर द सर्विस प्रोवाइडर टू मैनेज दिस टास्क फॉर देम। और अदरवाइज आप किसी थर्ड पार्टी का अगर इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पार्टी क्या होता है, एक आपकी पार्टी जो आप जहां आपको फर्स्ट आप हैं, दूसरा क्या है कस्टमर है, और तीसरी पार्टी क्या है, आप दोनों के अलावा तीसरी एंटिटी जो कि प्रोडक्ट को आपके यहाँ से लेकर के और कस्टमर को डिलीवर कर रही है, ठीक है। तो ये पार्टी क्या कहलाती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है, अगर कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर भी कोई एक और मतलब लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हायर कर लेता है, जैसे मान लीजिए आपको अफ्रीका से कोई सामान लेकर के और वो दिल्ली भेजना है ना, तो अफ्रीका में किसी कोस्टल एरिया से लेकर के पहले उसको मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल कोयम्बटूर उतारा या कोलकाता उतारा, ठीक है, कोलकाता कोलकाता तक वो सी रूट से आया और उसके बाद फिर वहां से आपको दिल्ली भेजना है, ठीक है। तो आप तो सी वाला ही रूट देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है मैं भिजवा दूंगा, है ना, मेरा वहां पर है जान पहचान का। तो वो जान पहचान का कौन है, दैट इज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीवरी के ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने होते हैं और इनका इस्तेमाल करना होता है। तो डिलीवरी स्टेज इंक्लूड एनी ट्रायल पीरियड और वारंटी पीरियड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ट्रायल पीरियड जैसे सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए क्या होता है, 15 डेज ट्रायल, 30 डेज ट्रायल, 2 मंथ ट्रायल, है ना। तो अब इसमें क्या है कि आप सॉफ्टवेयर को इतने दिन तक इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर फर्दर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। वारंटी पीरियड क्या होता है कि इतने टाइम तक आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए, इतने टाइम तक अगर कोई भी गड़बड़ आती है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे या उसको रिपेयर करके देंगे, ठीक है। कस्टमर और द रिटेल साइट्स मस्ट बी इनवाइस्ड, ओके। तो जनरली क्या होता है कि आप इनवाइस प्रोवाइड करते हैं, बिल में उसका प्रॉपर डेट टाइम सब मेंशन होता है, एंड पेमेंट रिसीव्ड, है ना, एंड कंपनीज मस्ट मैनेज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। और क्या मैनेज करते हैं आप, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं फिनिश प्रोडक्ट के लिए, वो सब आप मैनेज करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी में ये है आपका जो पार्ट्स आप कंसीडर करते हैं सप्लाई चेन में। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न जैसे मैंने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके यहाँ से निकला है, तो अल्टीमेटली जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी उसके बाद आप ही को उसको वापस अपनी कंपनी में लेकर के आना है और उसको सेफली डिस्पोज करना है। इंडिया में क्या होता है, कबाड़ी को दे देते हैं, और कबाड़ी क्या होता है कि उसमें से काम की चीजें निकाल लेता है जो उसको लगता है कि हाँ कीमती हैं, प्रीसियस हैं, और बाकी का आप देखिए तो बहुत ही अनसेफ तरीके से उसको डिस्पोज करता है। तो उससे क्या होता है, जो कह सकते हैं ना आप तमाम तरीके के पॉल्यूटेंट हैं वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कंपनीज को कि रिटर्न पॉलिसी आपको बनानी है, और जैसे ही प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा उसके बाद आपको उसको वापस लेकर के आना। तो रिटर्न इज एसोसिएटेड विद मैनेजिंग ऑल रिटर्न्स ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अच्छा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो भी आपको रिटर्न लेना है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कंडीशन, ऑथराइजिंग रिटर्न्स, ठीक है, शेड्यूलिंग प्रोडक्ट शिपमेंट, ठीक है। कार्स के केस में भी तो आजकल होता है ना कि जैसे कार है 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के लिए है, तो जैसे ही वो पूरी हो गई उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको स्क्रैप करवाते हैं जा करके, ठीक है, और स्क्रैप करा करके आप उससे पैसे ले लेते हैं थोड़े बहुत जो भी मिलते हैं वहां पर, ठीक है। तो वो क्या है, सेफ तरीके से डिस्पोज करना, तो दैट इज ऑल्सो रिटर्न, है ना। तो शेड्यूलिंग प्रोडक्ट शिपमेंट, प्रोडक्ट के शिपमेंट को आप शेड्यूल करते हैं, इस टाइम पर शिफ्ट होगा, ठीक है। दोबारा से आजकल कंपनीज देखिए, आप अमेजन से कुछ भी कपड़ा मंगाते हैं और आपको लगा कि हाँ ये मेरे साइज में नहीं, तो आप क्या करते हैं, रिटर्न की रिक्वेस्ट डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके पास पर्सन भेजेंगे, वो आपके पास आकर के रिफंड ले जाएगा, फिर आप नया ऑर्डर कर लेंगे या रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेसिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग द रिफंड्स, ठीक है। तो दीज ऑल कम्स अंडर द स्टेज ऑफ रिटर्न। So you need to manage this activity also in supply chain. So return also include end of life product, those that are in the end of their product lifetime, and a vendor will no longer be marketing, selling or promoting a particular product, and may also be limiting or ending the support for the product. जैसे अभी मैंने कार का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि कार जैसे ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको स्क्रैप करवा देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑल्सो इंक्लूड द एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट। और क्या है, कंपनीज मस्ट स्टेब्लिश द रूल्स फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। रिटर्न के लिए कंपनीज को रूल बनाने चाहिए,
मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट के लिए, ठीक है। अब उसमें रिटर्न में जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली और आपने कहा हाँ ठीक है मैं रिटर्न नहीं कर रहा, है ना, तो अब इसमें क्या है कि आपको परफॉर्मेंस मेजर करना, कॉस्ट, अब वो क्या होगा, आगे से कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन के लिए आपको अपनी रिटर्न पॉलिसी को डिवाइस करने की जरूरत है। और क्या है, मैनेजिंग इन्वेंट्री ऑफ द रिटर्न प्रोडक्ट, और जो रिटर्न प्रोडक्ट आपने मंगाया है उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, है ना। रिपेयर के लिए रखे हैं तो रिपेयर में आप एक सीक्वेंस नंबर देंगे, जॉब नंबर देंगे, होता है ना सर्विस सेंटर वगैरह में आप जाते हैं कोई भी अपना प्रोडक्ट लेकर के, तो वो क्या करता है, इसको छोड़ दीजिए 2 दिन बाद ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही छोड़ा तो उसमें आपने एक टैग लगाता है, टैग लगा करके और उसका बारकोड नंबर उसमें एंट्री कर देता है और उसके बाद भेज देता है उसको, ठीक है, जहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो अब उससे वो स्कैन किया जाएगा कि हाँ वो अभी किस स्टेज पर है। आप मान लीजिए इनकेस कॉल करके पूछते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट आ गया, तो वो उस नंबर को, अच्छा ठीक है, नाम बताइए, फोन नंबर बताइए, और उससे ट्रैक करके आपको बता देगा कि हाँ आपका जो ऑर्डर है वो आ चुका है, आप आके कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द रिटर्न। Okay, so this is all about the stages of supply chain. So that is also an important aspect that you need to consider while managing your supply chain. Okay, so these are the means मुझे ये सबसे अच्छी स्टेज ये स्कोर मॉडल में प्रॉपर्ली डिफाइन की गई है। वैसे मैट्रिसेस तमाम तरीके के मैट्रिसेस अवेलेबल हैं और हर तरीके के रिसर्चर ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, तो आप उसको भी उसके बारे में भी पढ़िए, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है इसके बारे में, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसके बारे में जान करके डिटेल में कि बहुत पहले क्या होता था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर की जाती थी, तो सिर्फ फाइनेंशियल ही पैरामीटर कंसीडर करते थे। अब आज के टाइम में आप देखिए तो क्वालिटेटिव पैरामीटर भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यूसेज ऑफ एआई, यूसेज ऑफ मशीन लर्निंग, यूसेज ऑफ डीप लर्निंग, यूसेज ऑफ आईओटी, यूसेज ऑफ दिस वीआर, एआर, है ना। तो अब इन सबको अगर आप देखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको इनको भी मैप करना है, मेजर करना है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क। ओके।